दोस्तों, जैसे कि आपको पता है इस साल लोकसभा के चुनाव हैं और इसको लेकर ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन भी जल्द ही रिलीज होने वाला है। इस नोटिफिकेशन के अनाउंसमेंट के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। आचार संहिता बेसिकली कुछ गाइडलाइंस होते हैं जिन्हें पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन में खड़े हुए कैंडिडेट्स को फॉलो करना होता है ताकि इलेक्शंस फ्री और फेयर हो सकें। ईसीआई को एमसीसी लागू करने का अधिकार आर्टिकल 324 से मिलता है, जिसमें ईसीआई को फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने को कहा गया है। ईसीआई जब इलेक्शन शेड्यूल का नोटिफिकेशन जारी करता है तब से ही एमसीसी लागू हो जाता है और ये इलेक्शन के रिजल्ट डे तक लागू रहता है। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट को पूरे चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना होता है। लेकिन ये एमसीसी की शुरुआत कैसे हुई और ये इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? तो दोस्तों, एमसीसी का ओरिजिन 1960 के केरला के असेंबली इलेक्शन से है, जहां कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से गाइडलाइंस बनाए गए थे। उसके 2 साल बाद 1962 के लोकसभा इलेक्शन में भी ईसीआई ने उन कोड्स को सभी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट गवर्नमेंट्स को सर्कुलेट कर दिया। आगे चलकर जब ईसीआई को चुनावों में पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा यूज किए जाने वाले मसल पावर का इन्फ्लुएंस कम करना था, तो उन्होंने पार्टी इन पावर का एक सेक्शन भी ऐड कर दिया और कोड ऑफ कंडक्ट का नाम बदलकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया। 1991 के बाद से ईसीआई ने एमसीसी को हर इलेक्शन में तरह तरह से लागू किया है। एमसीसी का उल्लंघन होने पर इलेक्शंस भी पोस्टपोन किए जा चुके हैं। इसके बाद 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को बोला कि इन गाइडलाइंस में इलेक्शन मैनिफेस्टोज को लेकर भी कुछ नियम ऐड करे जाएं, जिसे ईसीआई ने 2014 के जनरल इलेक्शन में ऐड कर दिया था। लेकिन आखिरकार ये गाइडलाइंस हैं क्या? चलिए देखते हैं। एमसीसी के 8 प्रोविजंस यानी प्रावधान हैं। नंबर 1, जनरल कंडक्ट। इसमें बेसिक मोरल एक्टिविटीज़ हैं जो सभी पार्टीज और कैंडिडेट्स को फॉलो करनी होती हैं, जैसे कि कोई भी पार्टी या कैंडिडेट कम्युनिटीज़ के बीच में हेट्रेड नहीं फैला सकता है, यानी कि कोई हेट स्पीच टॉलरेट नहीं की जाएगी। पार्टीज के प्रोग्राम्स और पॉलिसीज के बारे में निंदा या क्रिटिसिज्म करी जा सकती है, लेकिन व्यक्तिगत आलोचना यानी किसी इंसान के पर्सनल इश्यूज को लेकर कोई कमेंट नहीं करी जा सकती, स्पेशली किसी अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स के आधार पर। वोटर्स को ब्राइब यानी रिश्वत नहीं दी जा सकती है। चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जैसी धार्मिक जगहों का इस्तेमाल इलेक्शन के लिए नहीं किया जा सकता है। कोई भी पार्टी या कैंडिडेट या उनके फॉलोअर्स किसी व्यक्ति के घर या ज़मीन पर फ्लैग या बैनर या नोटिस नहीं लगा सकते हैं। ऐसे ही कुछ और भी एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं और मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। जब भी किसी पार्टी या कैंडिडेट को कोई इलेक्शन मीटिंग या रैली आयोजित करनी होती है, तब वहाँ की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है ताकि पुलिस सिक्योरिटी को लेकर ठीक से इंतजाम कर सके। इसके साथ ही लाउड स्पीकर्स यूज़ करने के लिए भी पुलिस से लाइसेंस या परमिशन लेनी होती है। अगर किसी पार्टी या कैंडिडेट को कोई रैली निकालनी है तो उन्हें पहले ही अपनी रैली का रूट डिसाइड करना होता है, जिसमें बाद में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। रैली आयोजित कराने वाले को इसके बारे में लोकल पुलिस को पहले ही इन्फॉर्म करना होगा ताकि वहाँ ट्रैफिक रेगुलेट किया जा सके। अगर एक ही रूट से 2 या अधिक पार्टियाँ रैली निकालेंगी तो लोकल पुलिस का वहाँ रहना ज़रूरी है। इसके साथ ही रैलीज में पुतले जलाना सख्त मना होता है। इलेक्शन वाले दिन सभी को इलेक्शन ड्यूटी पर असाइन किए गए ऑफिसर्स के साथ कॉपरेट करना होगा। पार्टी वर्कर्स को अलग से आइडेंटिटी बैज दिए जाते हैं। ये आइडेंटिटी बैज एक वाइट पेपर से बना होता है जो सिर्फ ये बताता है कि ये इंसान एक पार्टी वर्कर है, लेकिन वो कौन सी पार्टी का है ये नहीं लिखा होता। इसके साथ ही गाइडलाइंस में होता है कि इलेक्शन के दौरान किसी भी वक्त शराब या पैसे नहीं बांटे जाएंगे। जो भी इलेक्शन कैंप्स होंगे वो एकदम सिंपल होने चाहिए, यानी कि कोई भी पोस्टर नहीं लगे होने चाहिए। और सबसे ज़रूरी कि पार्टीज, कैंडिडेट्स और वोटर्स सबको कॉपरेट करना होगा, जिससे इलेक्शंस फ्री और फेयर हो सकें। अगर इलेक्शन के दौरान किसी को कोई भी शिकायत है तो इसके लिए ईसीआई पोलिंग बूथ ऑब्जर्वर्स अपॉइंट करती है, जिनके पास जाकर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। कुछ गाइडलाइंस उन पार्टीज़ के लिए होती हैं जो पावर में हैं। पार्टीज इन पावर किसी भी तरह के गवर्नमेंट मशीनरी या डिपार्टमेंट का इस्तेमाल अपने इलेक्शन के काम के लिए नहीं कर सकती, और गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट जैसे एयरक्राफ्ट, गाड़ियां भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। पब्लिक के पैसों से किसी भी तरह की एडवर्टीजमेंट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या मीडिया। मिनिस्टर्स कोई भी ग्रांट या पेमेंट सेंक्शन इलेक्शन के काम के लिए नहीं कर सकते हैं। मिनिस्टर्स इलेक्शन के वक्त कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं या फिर कोई भी टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स या जॉब्स नहीं ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि इससे लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। इसके बाद आता है गाइडलाइंस फॉर इलेक्शन मैनिफेस्टोज, जो ईसीआई ने 2014 इलेक्शन में लागू किया था। इसके हिसाब से पार्टीज उनके मैनिफेस्टोज में कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं जो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो। ट्रांसपेरेंसी के लिए जो वादे पार्टीज ने किए हैं उनको पूरे करने के लिए पार्टियां क्या करेंगी ये भी मेंशन होना चाहिए। ये कुछ प्रोविजंस थे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में मेंशन्ड है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं, यानी कि इनके उल्लंघन पर किसी पर भी कोर्ट केस नहीं किया जा सकता है। लेकिन इनके बेसिस पर आईपीसी की धारा 153A और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 125 के तहत 3 साल की सजा दी जा सकती है। एमसीसी सही तरीके से लागू हो सके उसके लिए ईसीआई अपने वोटर्स की भी सहायता चाहता है।
इसके लिए ECI ने एक सी विजिल ऐप लॉन्च किया है, जिससे कि आप और मैं अगर MCC का कहीं भी उल्लंघन होते हुए देखते हैं तो उसकी कंप्लेंट हम तुरंत ही ECI से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है आपको MCC समझ आया होगा और एक वोटर होने के नाते आप अपने आने वाले इलेक्शंस में इन सभी चीज़ों का ख्याल रखें और एक रिस्पॉन्सिबल वोटर भी बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लोगों को इलेक्शन और MCC के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो। धन्यवाद।